गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें मैंने जो पहले के 2 वीडियो है वो बना चुका हूँ। उसके बाद वाला पार्ट 4 से शुरू होना है। पार्ट 4 से आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आने हैं और उसी से शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? कोई 4 कारण लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है इसके अंदर 4 पॉइंट देने हैं। पहला पॉइंट में कीवर्ड बता देता हूं, इसका विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था। इसने कई देशों के ऊपर, लगभग 54 देशों के ऊपर अधिकार कर रखा था। विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, इसके अंदर इसके पास जो लोहे और कोयले की खानें थी वहां पे इंग्लैंड में, वो पास पास थी। लोहे व कोयले की खानें, लोहे व कोयले की खानें पास पास। नंबर 3 स्टूडेंट्स, इंग्लैंड के पास जो कारखानों में काम करने वाले अर्धकुशल कारीगर है वो खूब उपलब्ध थे। अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। और चौथा, इंग्लैंड ने इतने देशों के ऊपर अधिकार कर रखा था, साम्राज्य बना रखा था, तो खूब पूंजी इकट्ठी कर ली थी। पूंजी की उपलब्धता, पूंजी खूब थी, पूंजी की उपलब्धता। ये इसके अंदर आप 4 पॉइंट है वो बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति के समय कौन कौन से क्षेत्रों में आविष्कार और सुधार हुए? यहां पे आविष्कारों के नाम नहीं देने हैं, क्षेत्रों के नाम देने। कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर आविष्कार और सुधार हुए? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसके अंदर कृषि क्षेत्र में, इसके अलावा वस्त्र उद्योग जो है, वस्त्र उद्योग में नए आविष्कार, तीसरा लोह उद्योग, लोह उद्योग में तकनीकी सुधार, तकनीकी सुधार। अगला स्टूडेंट्स, परिवहन में बन जाएगा, रेल वगैरह शुरुआत हुई, परिवहन क्षेत्र। और उससे अगला टेलीफोन वगैरह का आविष्कार हुआ, तो संचार क्षेत्र। इसमें क्षेत्रों के नाम देने हैं आपको। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर इन 5 पॉइंटों के द्वारा दिया जा सकता है। आप स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का, चौथे का। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण बन रहा है और आ सकता है आपके परीक्षा में। क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के समय, औद्योगिक क्रांति के समय कृषि क्षेत्र में हुए, कृषि क्षेत्र में हुए, कृषि क्षेत्र में हुए नए सुधारों पर प्रकाश डालिए, या सुधारों पर प्रकाश डालिए। क्या क्या सुधार हुए उसके ऊपर प्रकाश डालना है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बन रहा है वो है औद्योगिक क्रांति के समय कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जो सुधार हुए उन पर प्रकाश डालिए। स्टूडेंट, इसमें जो कृषि क्षेत्र में सुधार हुए हैं उनके बारे में लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो बीज बोने की मशीन है, जो आविष्कार हुए वो लिखने। इसमें बीज बोने की मशीन, जिसे सीड ड्रिल नाम दिया गया, सीड ड्रिल, इसका आविष्कार यॉर्कशायर के जमींदार जो थे, यॉर्कशायर के जमींदार जथ्रो टल ने। दूसरा स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें देना है फसल चक्रण का सिद्धांत। फसल चक्रण का सिद्धांत, फसल चक्रण का सिद्धांत है वो स्टूडेंट्स टाउनशेड ने दिया था, टाउनशेड। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगला जो है मिश्रित कृषि, खेती और पशुपालन दोनों साथ साथ में। मिश्रित कृषि है, मिश्रित कृषि का आविष्कार सबसे पहले रॉबर्ट बेकवेल ने किया था। रॉबर्ट
बेक बेलने। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें जो अगला आविष्कार है वो अनाज को भूसे से अलग करना, अनाज को भूसे से अलग करना, चारे से अलग करना। ये आविष्कार इसने जो किया था वो हीटन ने। और इसके अंदर हम अंतिम लिखेंगे अनाज काटने की मशीन या फसल काटने की मशीन। फसल काटने की मशीन जो है वो स्टूडेंट्स वो साइरस KH मैककॉमरिन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार दिया जा सकता है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन आपके मोस्ट बन रहा है इस चैप्टर का वो है कृषि क्षेत्र के स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग में कौन कौन से सुधार हुए उनके ऊपर प्रकाश डालिए। इसमें हम शुरू कर सकते हैं सबसे पहले फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1733 में जॉन के द्वारा किया गया। दूसरा इसके अंदर हम दे सकते हैं स्पिनिंग जेनी यानी कताई की मशीन। कताई की मशीन का आविष्कार 1715 में जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा किया गया था। स्टूडेंट्स इसके बाद मजबूत धागा बनाने के लिए जो वाटर फ्रेम थी, मशीन का नाम वाटर फ्रेम, उसे 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था। रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में इसे बनाया था। और स्टूडेंट्स शक्ति चालित करघा जो है, बिजली से चलने वाला करघा है, उसका आविष्कार 1787 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने किया था। इस प्रकार इसका उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार दिया जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्टूडेंट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन बनता है इसमें मोस्ट वो है कि लोह उद्योग में कौन कौन से सुधार हुए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इसमें हम दे सकते हैं धमन भट्टी। (1709 ईस्वी में अब्राहम डर्बी ने इस मशीन धमन भट्टी का आविष्कार किया। इसी के साथ ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाने की विधि वो द्वितीय डर्बी ने खोजी थी। इसी के साथ स्टूडेंट्स जो पिघला हुआ लोहा है उससे अशुद्धि अलग करने, पिघले लोहे से अशुद्धि दूर करने की मशीन जो है, जिसे अलोडन मशीन और दूसरी बेलन मशीन, इन दोनों मशीनों का आविष्कार हेनरी कोर्ट ने किया था। और स्टूडेंट्स ढलवा लोहे से सीधे ही इस्पात तैयार करने की प्रक्रिया बेशेमर प्रक्रिया कहलाती है। ढलवा लोहे से सीधे ही इस्पात तैयार करने की प्रक्रिया बेशेमर
बेसेमर प्रक्रिया कहलाती है। और बेसेमर की प्रक्रिया का आविष्कार करने वाले बेसेमर ही थे। इन्हीं के नाम के ऊपर यह बेसेमर, इन्हीं के नाम के ऊपर यह प्रक्रिया का नाम रखा हुआ है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार दिया जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपके मोस्ट बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में चार प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी, उनके नाम लिखिए। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले लिख सकते हैं कि जर्मनी की जो आंतरिक समस्या होती थी उनमें ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता था। जर्मनी की आंतरिक समस्याओं में ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता था, इन्हें एक होने नहीं देता था। दूसरा, जनसामान्य में जागृति का अभाव होना। तीसरा, जर्मनी के अंदर जो अधिकांश राज्य थे उनकी सैनिक शक्ति शिथिल थी, सैनिक शक्ति कम थी, शिथिल सैनिक शक्ति। और स्टूडेंट अगला, जर्मनी के जितने भी जो राज्य थे उनके अंदर अधिकांश के अंदर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं। ये चार प्रमुख कारण हैं जिनके जो बाधाएं थी जर्मनी के एकीकरण में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्टूडेंट्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें वेरी मोस्ट, वो है अब की बार जर्मनी के एकीकरण में चार प्रमुख बाधा नहीं, जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व है। सहायक तत्वों के नाम लिखते हुए जालवरिन की भूमिका, जर्मनी के एकीकरण में जालवरिन की भूमिका का वर्णन कीजिए, या जालवरिन की क्या भूमिका थी इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले स्टूडेंट जर्मनी के एकीकरण के जो सहायक तत्व है वो लिख देने हैं, और प्रमुख रूप से तीन ही तत्व माने जाएंगे। एक तो है जालवरिन, दूसरा स्टूडेंट्स यहां पर जो बौद्धिक विकास, जो लेखक वगैरह है वो खूब हो गए थे, जो स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगे, एकीकरण के बारे में सोचने लगे थे। और तीसरा इसके अंदर है आर्थिक विकास कह दीजिए, या औद्योगिक विकास। ये तो तीन तो इसके सहायक तत्व हो गए हैं। अब हमें जालवरिन की भूमिका के बारे में बताना है। स्टूडेंट्स जालवरिन है वो प्रशा के द्वारा सन 1818 ईस्वी में भावर्जवर्ग सौंदर्य शोषण राज्यों से की गई व्यापारिक संधि जालवरिन कहलाती है। इसमें दोनों राज्यों को व्यापार हेतु कोई चुंगी नहीं देनी पड़ती थी। इससे क्या हुआ कि दोनों राज्यों का जो क्षेत्रीय अलगाव है, क्षेत्रीय अलगाव कम हुआ और जर्मनी एकीकरण की ओर बढ़ने लग गया। तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इस प्रकार इसका आंसर दिया जा सकता है।
स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन वेरी मोस्ट बनता है इसमें, वो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। स्टूडेंट्स, हमें यहां यह बताना है कि जर्मनी का एकीकरण है वो बिस्मार्क के नेतृत्व में पूर्ण हुआ। एक तो नेतृत्व था वो बिस्मार्क का था, दूसरा इसे जो प्रशा के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसे, प्रशा के प्रधानमंत्री विलियम प्रथम, प्रशा के प्रधानमंत्री थे विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को चांसलर बनाया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, बिस्मार्क यह मानता था, ये लिखना इस क्वेश्चन के आंसर में, बिस्मार्क यह मानता था कि प्रशा की सैनिक शक्ति को मजबूत करके ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। सैनिक शक्ति को मजबूत करके ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। और स्टूडेंट, उसका एक वाक्य उस समय का कहा हुआ वो याद रखना आपको कि हमारे समय की महान समस्याएं, उसने कहा था हमारे समय की महान समस्याएं अदालतों एवं बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं वरन लोह एवं रक्त नीति के द्वारा ही सुलझाई जा सकती है। और स्टूडेंट्स, इस नीति को अपनाने वाला बिस्मार्क ही था, और इस नीति को अपनाते ही देखते जर्मनी है वो सैनिक शक्ति के अंदर काफ़ी मजबूत बन गया, एक प्रमुख सैनिक शक्ति बन गया प्रशा। और उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया आदि से युद्ध करके, इनको पराजित करके और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया। तो स्टूडेंट, इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसके अंदर जो मोस्ट बन सकता है, आपको करना ये है, थोड़े से आपको ये नए शब्द लगते हैं इसके अंदर, वर्ड हिस्ट्री के जो शब्द आते हैं, तो आपको वीडियो डाउनलोड करके 3-4 बार सुन लेना है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? और प्रथम चरण में डेनमार्क के साथ युद्ध तथा गेस्टाइन संधि का वर्णन कीजिए। ये आपके क्वेश्चन वेरी मोस्ट बनता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं हम कि जर्मनी का एकीकरण है वो 3 चरणों में पूर्ण हुआ। प्रथम चरण में प्रशा का युद्ध है वो डेनमार्क के साथ हुआ। युद्ध क्यों हुआ स्टूडेंट्स? इसका कारण था 2 प्रमुख क्षेत्र, एक तो स्लेस्विग और एक होल्स्टाइन। इन दोनों क्षेत्रों के ऊपर जो आपके डेनमार्क है उनका डेनमार्क का अधिकार था, जबकि ये दोनों क्षेत्र प्रशा के माने जाते थे। यहाँ पर जनता जो थी वो जर्मन जनता थी। इन दोनों को छुटवाने के लिए प्रशा ने डेनमार्क पर युद्ध किया प्रथम चरण में। और स्टूडेंट्स, प्रशा का साथ जो है वो ऑस्ट्रिया नामक देश ने दिया। इन दोनों ने डेनमार्क को पराजित किया और इन दोनों क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लिया। फिर स्टूडेंट्स, एक संधि हुई इस युद्ध के बाद में 14 अगस्त 1865 ईस्वी में यह संधि की गई, जिसका नाम था गेस्टाइन संधि। इस संधि के अंतर्गत स्टूडेंट्स
हालेस्टाइन तो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, और जो स्लेस्विग है, स्लेस्विग ऐसे लिख सकते हैं, ये सही है, स्लेस्विग, 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 शलजम लिख सकते हैं यहाँ पे, स्लेस्विग, स्लेस्विग का जो क्षेत्र है वो प्रशा को दे दिया गया। तो स्टूडेंट्स इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अगला जो मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब बस एक दो क्वेश्चन ही और बचे हैं, ज़्यादा फिर सारे ही मोस्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर पाठ आपके काफ़ी बड़ा है ये, इसलिए इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनने है ही है, निश्चित है। इटली के एकीकरण में 4 प्रमुख बाधाएं, इटली के एकीकरण में 4 प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी? तो एक तो स्टूडेंट वही सेम जर्मनी वाली है, ऑस्ट्रिया वहाँ भी अपनी टांग घुसाए रखता था, और ऑस्ट्रिया है वो यहाँ इटली में भी हस्तक्षेप करता था। एक तो इटली में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, दूसरा स्टूडेंट्स जो पोप था, पोप ईसाइयों का धर्म गुरु होता है, पोप अपने राज्य रोम पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था, अपनी सत्ता है वो बनाए रखना चाहता था। तीसरा, जनता है वो इतनी जागरूक नहीं थी, राष्ट्रीयता का अभाव था जनता में, राष्ट्रीयता का अभाव, एक राष्ट्र बनने की सोच नहीं थी जनता में। और चौथा, इटली 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था, इटली 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था, 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। ये इसकी 4 प्रमुख बाधाएं आप लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्टूडेंट्स ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, इटली के एकीकरण में 2 प्रमुख संगठनों का प्रभाव बताइए। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर 2 संगठनों के नाम बताने हैं। पहला संगठन बता देते हैं कार्बोनरी, इसकी स्थापना जो है नेपल्स नगर में हुई थी, नेपल्स नगर में। और स्टूडेंट्स 1810 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कार्बोनरी संगठन का, वो था इटली से विदेशियों को बाहर निकालना, इटली से विदेशियों को बाहर निकालना। और दूसरा, वैधानिक स्वतंत्रता स्थापित करना। ये इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। ये तो संगठन नंबर 1 है। दूसरा संगठन स्टूडेंट्स यंग इटली था, जिसकी स्थापना 1831 ईस्वी में मेजिनी के नेतृत्व में हुई। इसकी स्थापना मेजिनी ने की थी। स्टूडेंट्स मेजिनी है वो ये मानता था कि युवा शक्ति है वही देश के समाज के अंदर क्रांति ला सकती है। वह युवा शक्ति को महत्व देता था, नव युवकों को महत्व देता था, और वो ये कहता था कि यदि समाज में क्रांति लानी है, तो सत्ता है वो नव युवकों को सौंप दो। दूसरा स्टूडेंट्स यंग इटली का दूसरा उद्देश्य था इटली की एकता और स्वतंत्रता, इटली में एकता व स्वतंत्रता स्थापित करना और ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा जन कल्याण, ये याद रखने आपको तीनों पॉइंट। ऐसा राज्य स्थापित करना जिसमें समानता, स्वतंत्रता और जन कल्याण की भावना हो। स्टूडेंट्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।